बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उससे रेलेवेंट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिया था और वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को देखा था। आज का जो लेक्चर है इसी के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स हमने स्टार्ट करनी है। और ये जो भी आपके सामने स्लाइड चल रही है इसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक लिस्ट आ रही है और इस लिस्ट के अंदर जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स हमने इस कोर्स के अंदर कवर करनी है। तो फ़िलहाल अभी जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम ये जो ग्रीन कलर के अंदर टेक्निक्स आ रही हैं इनको आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेस्टिंग है। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेस्टिंग जो है ये इसका काम ये है कि जो इनपुट डोमेन है आपकी किसी भी प्रोग्राम की उस इनपुट डोमेन को डिवाइड कर देती है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। तो इनपुट डोमेन से क्या मुराद है, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है बेसिक, तो उसकी इनपुट में आपके पास नंबर्स होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स यानी ऑपरेटर्स होंगे। तो इनपुट डोमेन अगर उसमें भी अगर हम सिंपल चले जाते हैं आपके एक एडिशन के फंक्शन के ऊपर, तो उसमें इनपुट डोमेन आपके नंबर्स होंगे। तो नंबर्स इनपुट डोमेन है। अब उस नंबर्स जो हैं उसकी रेंज क्या है, -∞ टू +∞। तो ये आपके पास एक अच्छी खासी रेंज है। अब मैंने अगर किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है इस न्यूमेरिक डेटा के साथ, तो नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन जो हैं वो इन्फिनाइट हैं। तो बेस्ट मेथड जो था टेस्टिंग का वो ये था कि जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ हैं इस प्रोग्राम की वो सारी की सारी आप उसको इनपुट दें और हर इनपुट के अगेंस्ट उसकी आउटपुट चेक करें कि क्या वो करेक्ट आउटपुट देता है या नहीं देता। तो अब इस न्यूमेरिक आपकी जो एप्लीकेशन आती हैं न्यूमेरिक डाटा के ऊपर जो वर्क करती हैं उनके अगेंस्ट तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है कि आप इनफिनाइट वैल्यूज़ जो हैं उनको इनपुट करके उनके अगेंस्ट आउटपुट चेक कर सकें। तो उसके लिए फिर सॉल्यूशंस निकाले गए हैं जिनमें से एक ये इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेस्टिंग है। और ये क्या करती है कि आपके इनपुट डोमेन को डिवाइड कर देगी क्लासेस में और उन क्लासेस में से फिर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को टेस्ट कर लेंगे। और अगर एक क्लास में से जितनी आपने वैल्यूज़ टेस्ट की हैं उन सब पे वो ठीक काम करती है तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि उस क्लास में जितनी सारी की सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं उन सब पे वो फंक्शन आपका ठीक काम करेगा। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम सबसे पहले। और वो एग्जांपल किस तरह से है कि एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन क्या काम करती है कि उसके अंदर हमने सिर्फ यूज़र्स को लॉगिन करवाना है और लॉगिन के लिए हर यूज़र की एक न्यूमेरिक आईडी होगी और वो आईडी जो है रेंज में होंगी 1 से लेके 1000 तक। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कंपनी है, उसने अपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है और हर एम्प्लॉय को जो है वो आईडी असाइन की हुई है जो यूनिक आईडी है। तो आईडी जो है वो न्यूमेरिक है, 1 से लेके 1000 तक उसकी रेंज है, इसी में से कोई ना कोई वो वैल्यू होगी। अब हम ये सपोज़ करते हैं कि वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है उसके लिए जो डेवलपर हाउस था, सॉफ्टवेयर हाउस था, उसने यूज़र से पूछा जी अच्छा जी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो वो उस बिजनेसमैन ने, उस ऑनर ने, कंपनी ने के जो था सॉफ्टवेयर बनवाने आया उसने ये कहा कि जी मेरी कंपनी में भी मैक्सिमम 100 लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। अभी एक्चुअली जो है वो 50 काम करते हैं। तो मैं जो है इसको फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहता हूँ तो आप 1000 तक जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि 1000 तक लोगों का रिकॉर्ड रख सकूँ ताकि फ्यूचर में जब नए लोग ऐड होते जाएँ तो उनका भी रिकॉर्ड इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर में मैनेज होता रहे। तो एक्चुअली उसके पास अभी फॉर एग्जांपल 50 वर्क कर रहे हैं, उसने उसको 1000 तक फ्लेक्सिबल बना लिया। तो 1 से लेकर 1000 तक ये अब उसके पास एक रेंज है जो कि जिसके अंदर सिस्टम वैलिड वैल्यूज़ लेगा कि इस सिस्टम में अगर 1 से 1000 तक कोई भी आईडी आती है उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर पासवर्ड आता है तो वो फिर उसको लॉगिन कर देगा उस यूज़र को। तो ये फिर हमने ये क्या किया है कि इसको 1 से 1000 जो है ये हमारी वैलिड रेंज बन रही है, ये वैलिड क्लास बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये जो इम्प्लीमेंटेशन की है हम ये कहते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसने कहा यार ये तो सिर्फ इसके पास बड़े थोड़े से जो हैं वो लोग हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं इसको मैनेज करने के लिए वो डेटा टाइप हम शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं। और शॉर्ट 16 बिट जो है वो होती है और 16 बिट के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे अगर गौर करें तो 65,536 वैल्यूज़ हैं। तो ये भी अच्छी खासी वैल्यूज़ हैं। इनको भी अगर ये 65,000 वैल्यूज़ जो हैं 65,000 प्लस वैल्यूज़ हैं, इनको भी अगर आप इनपुट दे के हर एक वैल्यू को इनपुट दें और उसकी आउटपुट चेक करने बैठे हैं तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग क्या कहती है, अब इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं इसकी जो एक्चुअल रेंज होती है शॉर्ट की, उसमें चूँकि माइनस वैल्यूज़ भी होती हैं तो ये
32,768 से पॉजिटिव 32,767 तक इसकी बेसिकली रेंज होती है। हमने जो इनमें से वैल्यूज़ लेनी है जिसमें आपकी एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर जो काम करेगा, उसने इस रेंज में से सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 1000 तक वैल्यूज़ के ऊपर काम करना है, बाकी इसकी काम की है ही नहीं। तो अब क्या होना चाहिए, अब हम फिर इस जो सॉफ्टवेयर था उसकी इनपुट डोमेन है 1 से 1000 तक, उसको डिवाइड कर लेते हैं। उसको हमने वैलिड में क्लास में बना लिया कि सॉफ्टवेयर इन इसी रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा बाकी जितनी भी होंगी उसके ऊपर से वर्क ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि आइडियाज़ होंगी ही कंपनी की 1 से लेकर 1000 तक। अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है 10,000 को देता है तो 10,000 तो इस रेंज में ला ही नहीं करता, जो आपके कस्टमर ने डिमांड की थी उस रेंज में है ही नहीं, तो उसको वो रिजेक्ट कर दे आपका सिस्टम। तो ये हमारी वैलिड डोमेन है जो कि सॉफ्टवेयर की बेसिकली अब आपकी डोमेन बन रही है। लेकिन चूँकि आपने जो डेटा टाइप सेलेक्ट की है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है 32,767 है, तो आपका सॉफ्टवेयर इनपुट तो ले सकता है यहाँ तक, यूज़र तो उसमें इनपुट कर सकता है वैल्यू। अब ये अलग बात है कि आपके सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट करना चाहिए। इसको सॉफ्टवेयर किस तरह से रिजेक्ट करेगा, आपकी लॉगिन के अंदर सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो लॉगिन का मैकेनिज्म होगा वहाँ पे यही लगी हुई होगी जी, इस तरह की कुछ कंडीशन लगी होगी कि जो आईडी आपने इनपुट की है वो चेक करोगे इज़ ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1, इसके बराबर है 1 के, ये ऐसे बड़ी है, एंड आईडी इज़ लेस देन इक्वल टू 1000, और वो 1000 के बराबर है या उससे लेस है, ठीक है। तो ये जो है वो कंडीशन होगी जो इसको ओके करवाएगी। अब मसला ये है कि देखें हमारे पास ये तो है वो जो वैलिड वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा वो जो आपकी रेंज थी शॉर्ट की वो तो -32,000 से प्लस से लेके और +32,000 तक जा रही हैं वैल्यूज़। अब वो भी आपका यूज़र इनपुट कर सकता है और वो जो वेरिएबल होगा वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि शॉर्ट तो यहाँ तक वैल्यूज़ ले सकता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट 1000 तक थी, तो जो बाकी वैल्यूज़ बच रही हैं 0 से लेके इस वैल्यू से लेस, जो आपकी ये रेंज है जो वैलिड रेंज है इससे एक कम बनती है 0 से लेके -32,768 तक, ये एक आपकी इनवैलिड क्लास बन जाएगी। मतलब इनवैलिड क्लास का क्या मतलब, इनमें से अगर कोई भी वैल्यू देता है यूज़र -100 दे देता है तो वो इनवैलिड है, तो आपके सिस्टम को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो -100 देंगे तो ये फिर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, आपका लॉगिन एक्सेप्ट नहीं होगा, पासवर्ड देखेगा ही नहीं, पासवर्ड तक पहुँचेगा ही नहीं वो। फिर उसके बाद अगर यूज़र आपका जो है 1001 से लेकर 32,767 तक इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू दे देता है तो ये भी रिजेक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर की तो डिमांड ही 1 से लेकर 1000 तक थी, तो ये भी आपके पास एक इनवैलिड क्लास बन गई है। तो टोटल 3 क्लासेस हमने बनाई हैं। जो इनपुट डोमेन थी हमारी वो थी -32,768 से प्लस 32,767 तक, ये आपकी इनपुट डोमेन थी। इसमें से आपने इनको इस पूरी डोमेन को, ये जो तकरीबन आपके पास 65,000 प्लस वैल्यूज़ बन रही हैं, 65,536 टू बी एग्जैक्ट वैल्यूज़ बन रही हैं, इनको आपने डिवाइड कर लिया 3 क्लासेस के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ये अप्लाई ना करते तो आपका एक टेस्टर बिठाना पड़ना था जो कि 65,536 वैल्यूज़ इनपुट करता, उनके अगेंस्ट सिस्टम को आउटपुट चेक करता कि हर 1 से लेके 1000 तक जो वैल्यूज़ आ रही हैं, 1000 वैल्यूज़ हैं, इन सब के अगेंस्ट सिस्टम आपको अलाउ करे। और इसके अलावा बाकी जो दोनों आपके पास ये रेंजेस बन रही हैं उन सब के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के अगेंस्ट ये रिजेक्ट करे। अच्छा खासा टाइम लगना था। अब हमने इन इनपुट डोमेन को क्लासेस में डिवाइड किया है, तो अब क्या होगा, अब आपका टेस्टर ये करेगा कि इस क्लास में से एक क्लास आपकी बन गई है, इस क्लास में से वो देखेगा उसके पास टाइम कितना है। फॉर एग्जांपल कहता है जी मेरे पास टाइम है कुछ इतना कि मैं हर क्लास में से टोटल जो है वो, बजाय इसके कि मैं सारी की सारी 65,000 प्लस वैल्यूज़ टेस्ट करूं, तो मैं हर क्लास में से जो है वो 10-10 वैल्यूज़ कर सकता हूँ टेस्ट। तो वो क्या करता है, एक -1 ले लेता है, ठीक है, -2 अप टू मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल। उसके बाद वो करता है जी -15 कर लेता है वैल्यू, फिर एक वो ले लेता है वैल्यू -1450, फिर वो वैल्यू ले लेता है फॉर एग्जांपल -20,000। इस तरह से वो वैल्यूज़ कुछ ले लेता है, और आगे भी कुछ इसी तरह से ये वैल्यूज़ चल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है वो ये आपका अभी पैटर्न है कि ये वैल्यूज़ जो हैं उसने वो एक क्लास में से ले ली। तो अभी यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे भी देखें तो ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ ने यहाँ पे एक क्लास में से ले ली। हम उस एग्जांपल को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं, 10 से 5 पे ले आते हैं। अब वो टेस्टर पहले -1 देगा आईडी,
चेक करेगा, सिस्टम को रिजेक्ट करना चाहिए। अगर सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसको तो सिर्फ 1 से लेकर 1000 तक वैल्यूज़ लेनी थी, तो -1 तो आईडी किसी की हो ही नहीं सकती, तो वो रिजेक्ट कर देगा सिस्टम। अगर रिजेक्ट कर देता है इसका मतलब ठीक काम कर रहा है। फिर वो -2 देता है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर रिजेक्ट कर देता है ठीक काम कर रहा है। अगर -15 देता है उसको रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब ठीक काम कर रहा है। -14 50 देता है, इसका मतलब है कि जी सिस्टम रिजेक्ट करना चाहिए। अगर कर देता है फिर ठीक काम कर रहा है। तो हर उसने ये 5 वैल्यूज़ दे दी हैं जो कि इसी रेंज के अंदर लाई करती थी, उन सबको दे दिया है। हर एक के ऊपर सिस्टम ने ठीक रिस्पॉन्स दिया है, मतलब कि उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो हम फिर ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने ये 5 डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी, तो इस रेंज में से, इस डोमेन में से, इस क्लास में से, इस क्लास में जितनी बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर भी ये सेम बिहेवियर देगा जैसा बिहेवियर उसने इनको रिजेक्ट करके दिया था। तो ये एजम्पशन होगी हमारी। फिर उसके बाद वैलिड क्लास में आते हैं। वैलिड क्लास के अंदर भी ऐसी वैल्यूज़ हम दे देंगे उसको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक उसको दे देते हैं जी वैल्यू 1 दे देते हैं, फिर उसके बाद 5 दे देते हैं, और फिर हम उसको 15 वैल्यू दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको 290 वैल्यू दे देते हैं, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल 965 वैल्यू दे देते हैं। तो ये 5 वैल्यूज़ हमने यहाँ से भी इसको दे दी। और फिर उसके बाद लास्ट जो क्लास थी उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं 2000, फिर 2000 फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं जी 10,500, फिर हम इसको दे देते हैं 15,000, और फिर इसको एक दे देते हैं जी 25,650, और लास्ट में हम इसको दे देते हैं 32,000। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इनपुट डोमेन में दे दी हैं। इसको मैं थोड़ी सी इंडेंटिंग ठीक कर लूँ इसकी, ताकि आप लोगों को सही तरह से एक क्लियर आ जाए। तो ये अब आपने तीसरी जो क्लास थी उसमें से भी 3 वैल्यू दे के चेक कर ली। 2000 एक वैल्यू दे दी आपने जो कि इस रेंज में लाई करती है, 10,500 दे दी वैल्यू जो कि इसी रेंज में लाई करती है, ये कॉमा में डाल दूँगा कि कन्फ्यूजन ना हो, फिर 15,000, फिर 25,650, 32,000। तो ये पाँचों की पाँचों वैल्यू जो हैं वो इसी रेंज में लाई करती हैं। तो इन पाँचों वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे और सिस्टम के ऊपर चेक करेंगे वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इन 5 पे ठीक रिस्पांस देता है, यानी कि इन 5 को रिजेक्ट कर देता है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस क्लास में जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उन सबको ये रिजेक्ट कर देगा। तो अब ये आपकी जो है वो इक्वलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग है कि आपने डोमेन को डिवाइड कर दिया है, इनपुट डोमेन को डिफरेंट क्लासेस के अंदर। तो एक वैलिड क्लास थी आपकी ये वाली, ठीक है, और 2 इनवैलिड थी। तो आपने हर क्लास में से जितना आपके पास टाइम था, अभी यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिखाया कि हर क्लास में से उसने 5-5 वैल्यूज़ ले ली हैं। टेस्टर के पास ज़्यादा टाइम है, वो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा जो है वो मेक श्योर करना चाहता है कि ठीक काम कर रहा है, तो वो 10-10 वैल्यूज़ ले ले हर क्लास में से। और ज़्यादा टाइम है तो वो 20-20 ले ले, और ज़्यादा टाइम है तो 50-50 वैल्यूज़ भी ले ले। अगर वो 100 वैल्यूज़ भी लेता है हर क्लास में से, हर क्लास में से 100, यहाँ से 100 वैल्यूज़ रैंडमली उनको इनपुट करता है, इस क्लास में से 100 वैल्यूज़, इस क्लास में 100 वैल्यूज़, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ बनेंगी? 300 वैल्यूज़। 300 वैल्यूज़ दे के वो पूरी की पूरी आपकी जो डोमेन थी 65,000 प्लस वैल्यूज़ की, उस डोमेन को टेस्ट कर लेगा। तो ये जो है वो एडवांटेज है आपके पास इक्वलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग का, कि आप सारी की सारी इनपुट डोमेन को क्लासेस में डिवाइड कर लें और उन क्लासेस के थ्रू कुछ लिमिटेड वैल्यूज से पूरी डोमेन टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने बताया कि अब डोमेन्स को आप क्लासेस में किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो उसको कहता है कि अगर आपकी इनपुट कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करती है एक रेंज को, जैसे हमारी इनपुट कंडीशन क्या थी कि जी हमारी इनपुट कंडीशन ये थी कि जो यूज़र की आईडी है वो बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10,000 तक, तो 1 से लेके 1000 तक, तो 1 से 1000 तक रेंज है। वही कहता है जी इफ़ इनपुट कंडीशन स्पेसिफाइज अ रेंज, इनपुट कंडीशन क्या है, रेंज को स्पेसिफाई कर रही है। जैसे हमारा केस था तो एक वैलिड क्लास बनेगी, जैसे हमारे केस में था 1 से 1000 वाली, और 2 इनवैलिड क्लासेस बनेगी। 2 इनवैलिड क्लासेस कौन सी थी? जैसे हमारे केस में थी 0 से लेके -32,000, और दूसरी इनवैलिड कौन सी थी? 1001 से लेके +32,000 तक। फिर वो कहता है कि अगर आपकी इनपुट कंडीशन स्पेसिफाइज स्पेसिफिक वैल्यू, अगर इनपुट कंडीशन जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट करता है, तो फिर क्या होगा? फिर कहता है जी 1 वैलिड और 2 इनवैलिड क्लासेस बनेगी, फिर भी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल क्या वो कहता है जी आपने 1 से 1000 तक जो है वो एम्प्लॉय आईडीज़ क्रिएट करवाई थी, उनके लॉगिन क्रिएट करवाए थे, तो जो 1 जिसकी आईडी होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो 1 जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मिलने चाहिए, बाकी सारों को लेस राइट्स मिलने चाहिए। तो अब 1 सिर्फ एक अकेला है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पूरा उतरता है, तो वो 1 जो है वो आपकी वैलिड क्लास बन जाएगा, और 1 से लेस जो 0 से लेके -32,000 तक था वो आपके पास इनवैलिड क्लास हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर की टेस्टिंग में, और 2 से लेके
32,000 प्लस वाले में वहाँ तक आपके पास जो रेंज होगी वो इनवैलिड क्लास बन जाएगी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव केस में। तो अगर एक सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू है उसमें भी 1 वैलिड क्लास और 2 इनवैलिड क्लासेस बनेगी। और फिर वो कहता है जी अगर इनपुट कंडीशन जो है वो स्पेसिफाइज ए मेंबर ऑफ ए सेट, तो 1 वैलिड और 1 इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास आर डिफाइंड। कहता है कि जी अगर आपकी इनपुट डोमेन जो है वो किसी सेट मेंबर के सेट हैं, सॉरी सेट के मेंबर्स हैं, तो सेट के मेंबर्स से मुराद क्या है? ये मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल हमने अल्फ़ाबेट्स देने हैं इंग्लिश के, उनको इनपुट देना है, सिस्टम की इनपुट डोमेन जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू लेके से ए से जी तक, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ वॉवल लेटर्स को ए ई आई ओ यू को एक्सेप्ट करेगा, बाकियों को रिजेक्ट करेगा। तो अब इसमें से वैलिड क्लास क्या होगी? आपका वॉवल लेटर्स ए ई आई ओ यू, और इनवैलिड क्या होंगे? बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स जो है वो आपके पास एक इनवैलिड क्लास बन जाएगी और वैलिड आपके पास वॉवल्स ही बन जाएगी। तो जब मेंबर ऑफ सेट आएगा तो एक वैलिड और एक इनवैलिड। इसी तरह से इफ़ एन इनपुट कंडीशन इज़ ए बूलियन, अगर इनपुट कंडीशन बूलियन है, फॉर एग्जांपल ट्रू वैलिड क्लास आपके पास, तो फिर फॉल्स इनवैलिड हो जाएगी। तो अगर फॉल्स वैलिड क्लास है तो फिर ट्रू इनवैलिड हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग थी, जिसके अंदर आप इनपुट डोमेन को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग है, और वो इसी से मिलता जुलता है, इसी की एक्सटेंशन है, इसी से फर्दर आगे इसको रिफाइन किया हुआ है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग को। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग के अंदर हमने क्या काम किया था, दोबारा से दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। हमने यहाँ पे ये काम किया था कि जो इनपुट डोमेन थी उसको हमने 65,000 वाली इनपुट डोमेन को 3 क्लासेस में से 5-5 या 10-10 वैल्यूज़ लेके या 100-100 वैल्यूज़ लेके भी, जब 100-100 वैल्यूज़ ली थी तो 300 वैल्यूज़ को इनपुट दिया और उसके अगेंस्ट ये 65,000 की पूरी डोमेन जो है उसको टेस्ट कर लिया। तो ये जो अब आपके पास सिनेरियो आ रहा है, दूसरा बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग वाला है, इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसमें मॉडिफिकेशन क्या आएगी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा और आसानी पैदा कर देगा हमारे लिए। अब ये किस बेस के ऊपर चलता है? वो इस बेस पे चलता है, देखें यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई हुई है, बेसिकली आपकी टेस्टिंग तो इस कंडीशन के अगेंस्ट होनी चाहिए, और इस कंडीशन में क्या है, इन बाउंड्री वैल्यूज़ को चेक किया हो। ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं 1000 इन बाउंड्री वैल्यूज़, ये जो आपकी हर क्लास की बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, सिर्फ इनके ऊपर टेस्टिंग करनी है हमने कि इनके ऊपर सिस्टम कैसा बिहेव करता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी जो क्लास है यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसमें ये जो आपके पास फर्स्ट इनवैलिड क्लास में वैल्यूज़ बन रही हैं इसकी रेंज में 0 और -32,768 वैल्यू। तो हर क्लास की बाउंड्री वैल्यूज़ के ऊपर टेस्टिंग करेंगे सिर्फ। तो इसकी बाउंड्री क्या है जी, मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ, इस क्लास के लिए जो हमने टेस्टिंग करनी है वो हो जाएगी -32,768। एक यही रेंज दोबारा जो बाउंड्री वैल्यू है वो इनपुट देंगे। दूसरा एक इससे लेस अब क्या होगा, -32,769, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये इससे लेस वैल्यू हो जाएगी। और एक इससे बड़ी वैल्यू, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, -32,767, ये एक इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हर बाउंड्री के अगेंस्ट आपने 3-3 वैल्यूज़ इनपुट करनी है। तो एक वही बाउंड्री की वैल्यू एज इट इज़, एक उससे लेस और एक उससे ग्रेटर वैल्यू। इसी तरह से 0 के अगेंस्ट करेंगे तो 0 अब आपके पास जो है उसके अगेंस्ट 0 हो जाएगा, एक इससे लेस हो जाएगा -1 और एक इससे ग्रेटर हो जाएगा 1। तो ये वैल्यूज़ आप इनपुट देंगे अब, तो आपकी बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग हो जाएगी इस क्लास की। अब इसमें जो है वो आपने क्या किया, 6 वैल्यूज़ दी हैं एक क्लास के अगेंस्ट। अब यहाँ पे हैं दोबारा, अब दूसरी जो वैलिड क्लास है उसके अगेंस्ट भी यही काम करना है हमने। इसमें फर्स्ट जो आपकी बाउंड्री वैल्यू है 1 है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, 1 एज इट इज़, उसको एक दफ़ा इनपुट करेंगे सिस्टम में, फिर उसके अगेंस्ट चेक करेंगे सिस्टम कैसे बिहेव करता है, फिर 1 से एक लेस 0 देंगे, 0 के ऊपर चेक करेंगे सिस्टम कैसे बिहेव करता है, और फिर 1 से एक ग्रेटर 2 वैल्यू, ये 3 वैल्यूज़ देंगे और इनके ऊपर चेक करेंगे सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो ये 3 वैल्यूज़ देने के बाद आपने चेक किया कि सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है। ये आपकी थी वैलिड क्लास की एक बाउंड्री। दूसरी बाउंड्री जिसकी 1000 एंटर करेंगे, चेक करेंगे सिस्टम कैसे बिहेव करता है। 1000 से एक लेस 999, उसको चेक करेंगे किस तरह से बिहेव करता है, और फिर उसके बाद 1001 एक इससे ग्रेटर वैल्यू, इसको इनपुट करके चेक करेंगे कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। तो इस क्लास के अगेंस्ट भी 6 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। और फिर
लास्ट में जो लास्ट क्लास बच रही है उसके साथ भी इसी तरह से होगा। तो 1001 एज इट इज़ आएगा, 1000 एज इट इज़ आ जाएगी, उससे एक लेस वैल्यू और एक 1002, और फिर उसके बाद 32767 एज इट इज़, 32768 एक उससे ग्रेटर, और एक 32766 आ जाएगी। तो ये 6 वैल्यूज़ इस क्लास से भी हो जाएंगी। तो हर क्लास के अगेंस्ट अब आप उसकी बाउंड्री वैल्यूज़ के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक बाउंड्री एज इट इज़, एक उससे लेस बाउंड्री वैल्यू से और एक उससे ग्रेटर, तो लोअर बाउंड से भी अपर बाउंड पे भी, दोनों पे। तो हर क्लास के अगेंस्ट आपने 6 वैल्यूज़ देके अपनी यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया। तो रेंज आपकी कितनी थी फिर दोबारा 65,000 वैल्यूज़ की। और अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो टोटल वैल्यूज़ आपने कितनी इनपुट की हैं, वो आपकी 18 से कम बन रही हैं। 6 इस क्लास की, 6 इस क्लास की, 6 इस क्लास की, 18 होती हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि रिपीट भी हो रही हैं यहाँ पे। अगर आप चेक करें तो 0 आपने यहाँ पे भी इनपुट किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है, 1 इसमें भी किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है, और इसी तरह से ये आपके पास 1001 आ रहा है, वो आपने इधर भी किया है, इधर भी किया है, 1000 इधर भी आपने इनपुट किया था, इधर भी इनपुट किया था, तो ये सेम रिजल्ट इधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डुप्लीकेशन हो रही है, तो 4 रिजल्ट आपके पास यहाँ से कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हर आप क्लास में से तकरीबन जो हैं वो 6 भी अगर वैल्यूज़ दें, तो 3 क्लासेस जो आपकी ओवरऑल 65,000 वैल्यूज़ को टारगेट कर रही थी, आपने उन 65,000 वैल्यू को सिर्फ टोटल 18 वैल्यूज़ दे के टेस्ट कर लिया है। तो ये आपकी जो है वो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग हो गई है। इक्वलेंस क्लास पार्टीशन टेस्टिंग से क्या डिफरेंस है इसमें, वहाँ पे आपके पास इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने कितनी वैल्यूज़ यूज़ करनी, आप जितनी मर्जी वैल्यू यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते थे, हर क्लास में से 100 करते थे, तो फिर 300 वैल्यूज़ टेस्ट करनी पड़ती थी। वहाँ से 300 वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद आप 65,000 वैल्यूज़ की कवरेज कंप्लीट करते थे, डोमेन कंप्लीट उनकी टेस्टिंग करते थे। यहाँ पे क्या, सिर्फ 18 वैल्यूज़, तो टाइम आपका यहाँ पे काफ़ी कम लगेगा और आपकी ओवरऑल टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो है वो आपका बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग का कंसेप्ट है। इसी से रेलेवेंट एक डेमो वीडियो भी अवेलेबल है, वो यहाँ पे मैंने जो लेक्चर अपलोड किया हुआ है LMS के ऊपर, उसके अंदर लिंक दिया हुआ है, ये यूट्यूब की एक वीडियो है, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर चेक करेंगे तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने दिखाई हुई है, इसको ज़रूर देखिएगा, इससे भी आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो टेस्टिंग की फजी टेस्टिंग कहलाती है। इसे फज टेस्टिंग या सिंपल फजिंग भी कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टेक्निक जो है वो ज़्यादातर ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड भी यूज़ की जाती है। इसमें होता क्या है, होता ये है कि जो टेस्टर है वो सिस्टम को इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा देता है, ठीक है, और फिर उसका बिहेवियर चेक करता है, सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये सिंपल जो काम है वो फजी टेस्टिंग के अंदर है कि आपने जो है वो सिस्टम को इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड डाटा देना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर आप उसके अंदर स्ट्रिंग्स पास करना शुरू कर दें और चेक करें वो कैसे बिहेव करता है। तो कैलकुलेटर के लिए स्ट्रिंग डाटा जो है वो क्या है, इनवैलिड डाटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये टेस्ट करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को अनएक्सपेक्टेड और इनवैलिड डाटा दे के, ये फजी टेस्टिंग कहलाता है। इसकी और क्या एग्जांपल है, हमने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सुनी ही हुई है अपने टीचर से। तो उसके अंदर ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मेस था, तो हॉस्टल मेस जो है उसकी बिल कैलकुलेशन होती थी। हर जो स्टूडेंट था उसने जितना खाया उसकी पर मंथ जो है वो बिल होता था, बिल कैलकुलेशन होती थी, और वो इस बेस पे होती थी कि जी उसने डेली जो है वो 2 टाइम में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो लंच में और डिनर में मिलती हैं, उसमें उसने वो क्या क्या खाई हुई हैं और कितनी कितनी प्लेट्स वगैरह लेके खाई हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका बिल जनरेट होता था। तो वो जो मेस ऑपरेटर था उसको सिस्टम बना के दिया गया, स्टूडेंट्स बनवाया गया, और उसने करना क्या था कि जी डाटा एंट्री करनी थी हर एक की कि जी इस फलां स्टूडेंट ने जो है वो आज इस टाइम ये आइटम्स खाए और उनकी प्राइस ये थी। तो अब वो नॉन टेक्निकल बंदा था और उससे डाटा एंट्री करते करते ये मिस्टेक हो गई कि उसने कहीं पे जहाँ पे प्राइस एंटर करनी थी, तो प्राइस एंटर करते करते न्यूमेरिक डाटा के साथ कोई अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर भी उससे एंटर हो गया, और एंटर का बटन से प्रेस किया। जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया वो सारा सिस्टम क्रैश, सारा डाटा बेस वाइप हो गया, सारा का सारा रिकॉर्ड जितना पहले वाला था सारा का सारा डिलीट हो गया। तो वो सॉफ्टवेयर का बेड़ा गर्क हो गया, उस पूरे डाटा का जो था मैथ्स का वो बेड़ा गर्क हो गया। तो वो अब अगर उसकी ये फजी टेस्टिंग की होती
जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया था उसने चेक किया होता कि ये जो प्राइस की कॉलम है यहाँ पे अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट एंटर कर देते हैं तो सिस्टम कैसा बिहेव करता है, तो वो प्रॉब्लम ना होती, वो डाटाबेस ना उड़ता, वो डाटा सारा का सारा लॉस ना होता। तो खैर ये तो एक्सपीरियंस एक जो है वो हमने सुना हुआ है रियल, लेकिन इसका ज़्यादा डैमेज इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने एक मैनुअल बैकअप ये भी रखा हुआ था, मैनुअली भी उसको जैसे पहले चल रहा था उसको ऑपरेट कर रहे थे मैस को। तो ये चूँकि टेस्टिंग के फेज़ में था तो इसलिए उन्होंने भी जो ऑपरेटर को दिया हुआ था उसको दोनों काम दिए हुए थे कि आपने रजिस्टर पे भी करना है, इसको पेपर बेस्ड जो रजिस्टर है वहाँ पे भी एंट्री करनी है, प्लस इसको इस सॉफ्टवेयर पे भी करते रहो। तो वो अल्लाह के बंदे ने जब ये गलती की तो वो सारा का सारा डाटा लॉस हो गया और पता चला कि जी इसके अंदर ये इशू है सॉफ्टवेयर में। तो ये फजी टेस्टिंग की एक और एग्जाम्पल थी। अब फजी टेस्टिंग जो है यहाँ पे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है 1988 के अंदर उसको सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया गया था। और नेक्स्ट जो है वो ओमिशन टेस्टिंग आती है। ओमिशन टेस्टिंग क्या है, इसको कहते हैं कि यहाँ पे इसने बताया हुआ कि मिसिंग केस टेस्टिंग भी कहते हैं। क्या है इसके अंदर, एक्सपोजेस डिफेक्ट्स कॉज इनपुटिंग केसेस सिनेरियोज दैट डेवलपर फॉरगॉट टू हैंडल और डिड नॉट एंटिसिपेट, कि डेवलपर जो है कुछ सिनेरियोज इंप्लीमेंट करना भूल गया। फॉर एग्जांपल वो ये चीज़ भूल गया कि जी जब किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसको एरर मैसेज देना चाहिए सॉफ्टवेयर को, वो ये इंप्लीमेंट करना भूल गया। क्या हुआ, अगर वो भूल गया है तो फिर क्या होगा, जब यूज़र कोई भी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेगा तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, लेकिन वो ये सिनेरियो इंप्लीमेंट करना भूल गया। इसी तरह की कुछ और सिनेरियोज वगैरह जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ऐसे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना कि डेवलपर कोई ऐसे सिनेरियोज जो हैं वो इंप्लीमेंट करना भूल तो नहीं गया, ये ओमिशन टेस्टिंग कहलाती है। और यहाँ पर उसने एक स्टडी जो है उसका रेफरेंस दिया हुआ कि शर्मन एक पर्सन था, उसने ये स्टडी कंडक्ट की थी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने जो सॉफ्टवेयर बनाए थे, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट्स ने ये रिपोर्ट किया, 30% जो है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट्स ने रिपोर्ट किया था कि उन जो सॉफ्टवेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट से जो बनवाए हुए हैं हमने, माइक्रोसॉफ्ट के जो बने हुए प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, उनमें 30% ये प्रॉब्लम आती है कि उनके अंदर सिनेरियोज़ जो हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज़ जो कि बड़े कॉमन से हैं, वो डेवलपर्स ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किए हुए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उनको इम्प्लीमेंट करना ही भूल गई है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनी का ये हाल था। और फिर उसकी तरह उसने फिर ये जो है ये स्टडी बाकी जनरल जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे उनके ऊपर भी कंडक्ट की, तो उनमें ये रेशियो जो है वो 22 से 54% तक चली जाती है कि एरर्स जो हैं वो ऐसे एरर्स जो डेवलपर्स सिनेरियोज़ को इम्प्लीमेंट करना भूल गए, जो कि कस्टमर के लिए, जो यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली थे और सिस्टम को क्रैश होने से उनका बचाना पर्पज़ था, या कोई ऐसी एरर स्टेट में जाने से बचाना उनका पर्पज़ था, वो इम्प्लीमेंट करना डेवलपर भूल गए। उनकी रेशो 22 से 54% है बाकी कंपनीज़ के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट में 30% है, 30% बहुत बड़ा नंबर है, 1/3 के करीब चला जाता है ये। तो ये ओमिशन टेस्टिंग है। नेक्स्ट फिर सबसे ईजीएस्ट टाइप जो है वो नल केस टेस्टिंग आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। और इसके अंदर जो है वो सिंपल सबसे काम आपका ये है कि जो भी आपके पास यूज़र इंटरफेस के कंट्रोल्स हैं उन सबको ब्लैंक छोड़ दें और सबमिट का, लॉगिन का, ओके का, नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है फेसबुक की, तो इसमें यहाँ पे क्या है, आपके पास एक चेकबॉक्स आ रहा है कीप मी लॉगिन का, और यूज़र नेम और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड है और आगे लॉगिन का बटन आ रहा है। तो नल केस टेस्टिंग के अंदर ये है कि यूज़र ने कुछ भी डाटा एंटर नहीं करना, यहाँ पे सिंपल लॉगिन का बटन प्रेस कर देना और चेक करना सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जब यूज़र कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, यूज़र नेम और पासवर्ड भी नहीं देता, तो एक एरर मैसेज आना चाहिए कि जी प्लीज़ प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड और ये वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉगिन, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एरर मैसेज आना चाहिए। तो इसको परफॉर्म करने का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देता, ये दोनों ब्लैंक रह जाती हैं, तो उसको कहीं अनऑथराइज एक्सेस नहीं मिल जाती। तो ये चीज़ चेक करने के लिए नल केस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि जो भी एलिमेंट्स हैं इंटरफेस के ऊपर जिनमें यूज़र से इनपुट रिक्वायर्ड है, सबको ब्लैंक रहने दें। सबमिट का, ओके का, लॉगिन का, साइनअप का, जो भी आपके पास नेक्स्ट जाने के लिए बटन है उसको क्लिक कर दें। सारी की सारी फील्ड्स ब्लैंक छोड़ने के बाद और चेक करें सिस्टम कैसे बिहेव करता है। एरर मैसेज देता है तो वेल एंड गुड, ऐसा ही रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर एरर मैसेज नहीं देता, क्रैश होता है या आपको एक्सेस दे देता है सिस्टम की, तो ये ख़तरनाक बात है, तो इसको फिर आगे रिपोर्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग है। इसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। और इसके अंदर होता यह है कि जब आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करने लगते हैं तो आप उसको एज ए होल डेवलप नहीं करते, आप उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन जो इंक्रीमेंट्स हैं उन मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं और वो बड़ा सिस्टम बनता है। तो जैसे कि आम हर इंडस्ट्री में नॉर्मली होता है, जैसे गाड़ी बनती है तो
एज ए होल कंप्लीट नहीं बनती, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, डोर्स, उसकी चैसी, उसकी इंजन, उसकी ट्रांसमिशन, ये सारी की सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं, इनको बाद में कंबाइन किया जाता है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही होता है, जब बड़ा सॉफ्टवेयर कोई बनता है तो उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन मॉड्यूल को कंबाइन करते हैं। वो कंबाइन जब करते हैं तो इस कंबाइनिंग के फेज़ को इंटीग्रेशन कहते हैं, और फिर इस इंटीग्रेशन के फेज़ के अंदर ही जो टेस्टिंग भी परफॉर्म की जा रही होती है उसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग तब इन्वॉल्व होगी जब आप किसी भी सिस्टम को, बड़े सिस्टम को डीकम्पोज करेंगे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, और उनको फिर डेवलप करेंगे, और उनके बाद उनको डेवलप करने के बाद उनको कंबाइन करेंगे और एक बड़ा सिस्टम डेवलप होगा अल्टीमेटली आपके पास। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है इसकी मेन जो है वो अप्रोचेज़ यहाँ पे दोस्त ने बताई हुई हैं। एक बिग बैंग इंटीग्रेशन है, दूसरी इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन है। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन जो है वो फिर आगे आपके पास इसके अंदर और अप्रोचेज आती हैं, टॉप डाउन अप्रोच है और बॉटम अप्रोच है। इनमें फिर आपके पास और भी 2 वेरिएशंस आएंगी, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिग बैंग अप्रोच से। तो बिग बैंग अप्रोच क्या है? इसका कंसेप्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक जो सॉफ्टवेयर है उसको 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए। आपने उसको एज ए होल, बड़ा सॉफ्टवेयर था, एज ए होल बनाने की बजाय उसको 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए। 5 मॉड्यूल सेपरेटली डेवलप किए। जब पाँचों की पाँचों मॉड्यूल्स बन गए तो उनके बाद आपने उन सारे के पाँचों मॉड्यूल्स के बनने के बाद इकट्ठा कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद जो कंप्लीट सिस्टम बना फिर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म की। तो क्या किया, एक सिस्टम को 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, पाँचों के पाँचों मॉड्यूल्स जब बन गए फिर उनको कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद आपका एक जो है वो मेन मॉड्यूल बड़ा कंप्लीट सिस्टम बन गया। उस कंप्लीट सिस्टम की फिर आप टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो इसमें अब है क्या कि कंबाइन आपने सिर्फ एक दफ़ा किया, 5 मॉड्यूल बन गया, उनको एक ही दफ़ा पाँचों के पाँचों को कंबाइन कर दिया, ओवरऑल सिस्टम बन गया। ओवरऑल सिस्टम बना तो फिर अब उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो इंटीग्रेशन इसमें सिर्फ एक दफ़ा हो रही है। सारे मॉड्यूल बन गया, रेडी हो गए, उन सबको एक दफ़ा कंबाइन कर दें, पूरा कंप्लीट सिस्टम बन गया। और फिर जब वो कंप्लीट सिस्टम बन गया है वो पाँचों मॉड्यूल जुड़ के एक उन्होंने पूरा ओवरऑल सिस्टम बना दिया। फिर अब उस ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, जी हाँ अब ये ओवरऑल सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो फीचर्स है वो ठीक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बिग बैंग अप्रोच है। और इसका फ़ायदा क्या है? हमें ये लगता है कि जब हम 5 सिस्टम को हमने अभी यहाँ पे देखेंगे कि जब बने थे तो उनको कंबाइन किया, सिर्फ एक दफ़ा कंबाइन किया, तो काम थोड़ा सा बड़ा सिंपल सा है कि 5 बन गए, उनको कंबाइन किया। कंबाइन करने के दौरान हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा, पाँचों के पाँचों एक दफ़ा कंबाइन हो गए और फिर टेस्टिंग परफॉर्म की उनकी। तो ये बड़ा सिंपल सा काम लगता है, लेकिन है नहीं ऐसा। जब आप पाँचों की पाँचों मॉड्यूल एक दफ़ा ही कंबाइन कर देंगे और कंप्लीट सिस्टम बना देंगे, उसके बाद जब टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, टेस्टिंग के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि ये एरर किस मॉड्यूल की वजह से आया। ए की वजह से आया, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से, ई की वजह से। ठीक है, 5 मॉड्यूल थे तो पाँचों में से किसकी वजह से आ रहा है ये लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो पाँचों की पाँचों एक दफ़ा कंबाइन कर दिए थे। तो ये इसका बड़ा मेन ड्रॉबैक है बिग बैंग अप्रोच का। अगर कोई एरर आता है तो उसको लोकेट करना, उसको ट्रेस करना जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और उसके अंदर ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको ट्रेस करने में। जो टाइम आप समझ रहे थे कि आपने पाँचों के पाँचों मॉड्यूल एट अ टाइम कंबाइन करते वक्त बचा लिया है, वो आपका वेस्ट होगा, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर कोई एरर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उस एरर को लोकेट करने में बिग बैंग अप्रोच के अंदर। इसके अगेंस्ट जो सेकंड अप्रोच है वो है इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन क्या है? अब नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये इंक्रीमेंट्स के अंदर आप इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, आपने उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में, जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल दी थी, 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि 5 मॉड्यूल्स बन गए तो उनको एकदम कंबाइन कर दें, नहीं। आप ये करेंगे मॉड्यूल ए बना है, उसकी पहले टेस्टिंग करें, मॉड्यूल ए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ओके हो गया। फिर उसके बाद मॉड्यूल बी भी बन जाता है, अब मॉड्यूल बी की भी सेपरेट टेस्टिंग करते हैं, वो भी अकेला ठीक काम कर रहा है। फिर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए और बी को। ए और बी सेपरेटली बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, ए और बी को आपने कंबाइन किया है। कंबाइन करने के बाद एक सब सिस्टम बन गया जिसके अंदर सिर्फ ए और बी दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं। अब इसमें अगर कोई एरर आता है तो आपको पता चल जाएगा जी ए अकेला ठीक काम कर रहा था, बी भी अकेला ठीक काम कर रहा था। इनको कंबाइन करने के बाद एरर आया है तो इसका मतलब ये है कि जिस कोड ने इनको लिंक करवाया है वहाँ पे कोई ना कोई मसला है, तो एरर ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाएगा इसमें। फिर इसी तरह से अभी ए और बी बन गए, आपने इनको कंबाइन किया, एरर निकला, एरर रिमूव कर लिया, रिमूव करने के बाद दोबारा टेस्ट किया तो ए और बी बिल्कुल ठीक जुड़े हुए हैं और उनके अंदर कोई एरर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इन द मीन वाइल सी मॉड्यूल भी बन गया, सी को भी आप फिर
सेपरेट टेस्ट करेंगे, सी अकेला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आपने सी को फिर कंबाइन कर देना है ए और बी वाले सब सिस्टम के साथ। तो ए और बी पहले से जुड़े हुए थे, अब उनके साथ सी भी कंबाइन हो गया। अब जो नया सब सिस्टम बना है उसके अंदर ए बी सी ये 3 मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हैं, और फॉर एग्जांपल अब ये तीनों इंटीग्रेट होने के बाद बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब आपका सब सिस्टम ए बी सी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। फिर इसी तरह से आप डी मॉड्यूल सेपरेटली डेवलप करें, उसकी टेस्टिंग करें, उसको कंबाइन करें ए बी सी डी के साथ। फिर ई मॉड्यूल सेपरेटली टेस्ट करें, उसको कंबाइन करें ए बी सी डी सब सिस्टम के साथ। तो फिर जब ये अब आपके पास फाइनल पाँचों के पाँचों मॉड्यूल लास्ट स्टेज पे जब ई मॉड्यूल बन चुका था, उसको कंबाइन किया आपने ई की टेस्टिंग करने के बाद, तो अब आपका कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा ए बी सी डी ई। अब कोई एरर आता है तो आपको फ़ौरन से पता है कि जी हमने इससे पहले टेस्टिंग की थी ए बी सी डी सब सिस्टम की, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। अभी हमने जो चेंज किया है वो ई को कंबाइन किया इसके साथ, तो ई अकेला भी खुद भी ठीक काम कर रहा था। अब जो एरर आ रहा है तो उसका मतलब यही है कि जी ए बी सी डी जो सब सिस्टम है उसकी जो कम्युनिकेशन हो रही है मॉड्यूल ई के साथ, वहाँ पे कोई ना कोई मसला है। तो एरर ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है इसके अंदर ये इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन में। अब इसमें इसकी अप्रोचेज आती हैं, टॉप डाउन इंटीग्रेशन भी है और बॉटम अप इंटीग्रेशन भी है। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपका जो आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जांपल ये आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर है, तो सबसे पहले मेन मॉड्यूल बनेगा और उसकी टेस्टिंग करेंगे वो ठीक वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 बनता है, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे वो ठीक काम कर रहा है, और फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो ये टॉप से इंटीग्रेशन चलेगी और बॉटम के ऊपर आप आना शुरू कर देंगे। ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन कहलाती है। अब इसमें इसका प्रोसीजर उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टेप्स क्या हैं कि मेन मॉड्यूल जब बन गया उसको बनाने के लिए जब बन गया तो बनने के बाद आपने क्या करना है कि टेस्ट ड्राइवर या स्टब्स यूज़ करने हैं, और फिर मेन मॉड्यूल की वर्किंग चेक करनी है कि वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये टेस्ट ड्राइवर और स्टब्स क्या चीज़ें हैं ये आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएंगी, उनको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँगा आपको। तो फर्स्ट आपका मेन मॉड्यूल बनता है, उसकी टेस्टिंग होनी है टेस्ट ड्राइवर या स्टब्स के थ्रू। फिर उसके बाद आती है आपने नेक्स्ट जो आपकी बॉटम के ऊपर आएंगे, तो नेक्स्ट लेयर के ऊपर उसमें चेक करेंगे सब मॉड्यूल कौन सा है वो डेवलप होता है, उसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर उनको इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों को आपस में, मेन मॉड्यूल को और सब मॉड्यूल को, और फिर इसी तरह से बारी बारी हर एक कंपोनेंट को इनके साथ ऐड करते जाएंगे और फिर साथ साथ टेस्टिंग भी चलती जाएगी इनकी। तो ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन चलेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सब सिस्टम उसने दिया हुआ, इसमें चेक करें टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं M1 से लेके M8 तक। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन क्या करती है, वो कहती है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारा M1 बन गया। अब जब M1 बना है तो यहाँ पे अब आपके पास स्टब को मैं एक्सप्लेन करूँगा, स्टब क्या चीज़ थी जो अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था। तो M1 जब बना है, M1 मेन मॉड्यूल है, तो इसको वर्क करने के लिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ से अगर आप चेक भी करते हो तो M2 के साथ लिंक हो रहा है और M8 के साथ लिंक हो रहा है। तो ये दोनों चाहिए, ये दोनों तो भी बने ही नहीं है, तो हम इसकी अकेले की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अकेले की टेस्टिंग से मुराद क्या मतलब है कि चूँकि ये भी डिपेंड करता है M2 और M8 पे कि इसने जब एग्जीक्यूट होना है तो इसने इन दोनों को कॉल करना है। ये कॉल होंगे, ये अपनी कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे और वैल्यू रिटर्न करेंगे इसको। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेंगे M1 को, M1 उन वैल्यूज़ के ऊपर आगे वर्क करेगा और फिर अपनी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो अब इसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए इन दोनों की रिटर्न वैल्यू को की ज़रूरत है, और ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं करते, अभी बने ही नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुए, क्योंकि हमने सबसे पहले मेन मॉड्यूल ही बनाया है। तो फिर अब क्या है, वेट करें इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें M2 और M8 का वेट करना पड़ेगा, जब ये बनेंगे तब भी इसकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाए। नहीं, ये नहीं किया जाता। तो ये किया जाता है कि कुछ डमी सॉफ्टवेयर बना ले जाते हैं। वो डमी सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ यही होता है कि M1 उनको कॉल करेगा और वो कुछ फिक्स वैल्यू बस रिटर्न कर देंगे, और उनके अंदर कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगी, सिर्फ उनके अंदर एक सिर्फ रिटर्न का जो है वो लाइन लिखी हुई होगी। वो रिटर्न वैल्यू करेंगे, M1 को यही लिखेगा कि जी उसके जो काम की वैल्यू थी उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद दे दी है, M1 उसके उस रिटर्न वैल्यू के ऊपर अपना काम पूरा करेगा और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो M2 और M8 की जगह पे जो डमी सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसे स्टब कहते हैं। टेस्टिंग किसकी चल रही है अभी, M1 की। तो M1 यूनिट अंडर टेस्ट या मॉड्यूल अंडर टेस्ट है, उसने डमी सॉफ्टवेयर को कॉल किया है। मॉड्यूल अंडर टेस्ट ने डमी सॉफ्टवेयर को कॉल किया जो अभी M2 और M8 की जगह पे हमने बनाया, क्योंकि M2 और M8 तो भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इनकी जगह पे जो डमी सॉफ्टवेयर यूज़ किए उनको मॉड्यूल अंडर टेस्ट M1 ने कॉल किया है। तो ये स्टब्स कहलाते हैं। अब इंटीग्रेशन का सीक्वेंस क्या होगा, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि M1 फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट कर लिया उसका। अब इसके बाद
अगर आपने डेप्थ फर्स्ट अप्रोच यूज़ की है तो फिर आप इस आर्किटेक्चर के अंदर M2 डेवलप करेंगे। M2 डेवलप होगा, उसकी सेपरेट टेस्टिंग करेंगे, इसकी अकेले की टेस्टिंग कर चुके थे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, M1 M2 लिंक हो गए। फिर उसके बाद M3 बनेगा, M3 बनेगा, इसकी सेपरेट टेस्टिंग करेंगे, अकेला ठीक काम कर रहा है तो पहले आपका जो अब जो सिस्टम है उसके अंदर M1 M2 जुड़े हुए थे, अब M3 को उसके साथ जोड़ देंगे और ये फिर M1 M2 M3 का मॉड्यूल बन जाएगा। फिर इस तरह से M4 बनेगा, M5, फिर M6 M7 M8। तो ये डेप्थ फर्स्ट अप्रोच है आपके पास। डेप्थ फर्स्ट अप्रोच में इंटीग्रेशन इस तरह से होगी, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 एंड M8, इस सीक्वेंस के अंदर ये इंटीग्रेट हो जाएंगे आपस में। अगर ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं तो फिर आप क्या होगा, पहले M1 बनाएंगे, उसकी सेपरेट टेस्टिंग की, फिर M2 बनाएंगे, उसकी सेपरेट टेस्टिंग की, फिर M8, इस लेवल को कंप्लीट करेंगे। तो ये विड्थ वाइज चल रहा है, तो इसे ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच कहेंगे। फिर आपकी इंटीग्रेशन का सीक्वेंस हो जाएगा M1 M2 M8, फिर नेक्स्ट लेवल पे आएंगे M3 M6, फिर M4 M7 M5। तो यही सीक्वेंस होगा, M1 M2 M8 M3 M6 M4 M7 M5। तो ये आपका टॉप डाउन इंटीग्रेशन के अंदर ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच हो जाएगी, M1 M2 M8 3 6 4 7 और 5। टॉप डाउन इंटीग्रेशन में अगर आपकी जो है वो डेप्थ फर्स्ट अप्रोच होगी तो फिर इसमें M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ये सीक्वेंस बनेगा। तो ये आपकी इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन में टॉप डाउन इंटीग्रेशन आती है। तो बॉटम अप इंटीग्रेशन क्या होगी, इसमें भी सारा प्रोसीजर वैसा ही है, लेकिन इसमें अब क्या होगा, आप रिवर्स चलेंगे, बॉटम से अबव टॉप वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। इसमें होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपके ये M6 और M7 है, अब यहाँ से सबसे पहले आपने लोअर मॉड्यूल्स बनाना शुरू किए, M1 नहीं बनाया सबसे पहले, तो M6 और M7 बनाए हैं सबसे पहले। M6 को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे, M7 को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे। अब यहाँ से इसी डायग्राम से पता चल रहा है कि M6 और M7 लिंक है M5 के साथ। M5 तो भी बना नहीं है क्योंकि हमने डेवलपमेंट शुरू ही लोअर मॉड्यूल से की है, सबसे पहले बनाना ही M6 और M7 को किया है। तो M5 ने बेसिकली इनको कॉल करना है, M6 को और M7 को। जब M5 कॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इनको कॉल कैसे करेगा, और कॉल जब ये नहीं होंगे तो ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे। हर फंक्शन को, हर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल की ज़रूरत होती है, कोई इसे कॉल करेगा तो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका पेरेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर दोबारा मसला आता है कि जी हम वेट करें पेरेंट के बनने का। नहीं, हम यहाँ पे अब डमी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फिर दोबारा, जैसे हमने पहले उधर टॉप डाउन इंटीग्रेशन में डमी सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। तो यहाँ पे डमी सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे उसका काम ये होगा कि वो सिर्फ इनको कॉल करेगा और जो पैरामीटर्स चाहिए होंगे वो पैरामीटर्स पास कर देगा। तो वो डमी सॉफ्टवेयर, अब टेस्टिंग किसकी हो रही है, M6 और M7 की। जो मॉड्यूल्स अंडर टेस्ट को डमी सॉफ्टवेयर कॉल कर रहा है वो ड्राइवर कहलाता है। ये ड्राइवर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टब और ड्राइवर का, वो सिर्फ आपको मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि टेस्टिंग हो रही है M6 M7 की, फॉर एग्जांपल अगर M6 की भी हो रही है, यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो डमी सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये ड्राइवर। ड्राइवर क्या कर रहा है, डमी जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है वो कॉल कर रहा है मॉड्यूल अंडर टेस्ट को, मॉड्यूल अंडर टेस्ट M6 जिसकी भी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे हम एक्चुअली। तो उसको किसी ने कॉल करना था, M5 ने, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए हमने डमी सॉफ्टवेयर यूज़ किया। तो डमी सॉफ्टवेयर कॉल कर रहा है उस मॉड्यूल को जिसकी टेस्टिंग परफॉर्म की जा रही है, M6 को। तो ये डमी सॉफ्टवेयर ड्राइवर कहलाएगा, जिसको ड्राइव कर रहा है मॉड्यूल अंडर टेस्ट को, इसलिए उसे ड्राइवर कहते हैं। और मॉड्यूल अंडर टेस्ट अगर किसी डमी सॉफ्टवेयर को कॉल कर रहा हो, इसके नीचे होता है यहाँ पे वो बनाना होता, तो वो डमी सॉफ्टवेयर फिर आपके पास स्टब कहलाता है। तो ये डिफरेंस है कि मॉड्यूल अंडर टेस्ट अगर डमी सॉफ्टवेयर को कॉल करेगा तो वो डमी सॉफ्टवेयर स्टब कहलाएगा, अगर डमी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अंडर टेस्ट को कॉल करेगा तो वो डमी सॉफ्टवेयर ड्राइवर कहलाएगा। ये आगे जाके इन दोनों का जो है स्टब और ड्राइवर का अगले लेक्चर्स में दोबारा जिक्र होगा, डिटेल के साथ एग्जाम्पल भी होगी वहाँ पर दोबारा एक और, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बॉटम अप इंटीग्रेशन में हम रिवर्स चलेंगे और ये ऊपर बॉटम से टॉप की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी आपके पास वही दो अप्रोचेज रहेंगी, डेप्थ फर्स्ट या ब्रेथ फर्स्ट। डेप्थ में जाना है या पहले विड्थ को कवर करते जाना है। तो इसको सारा का सारा इसका प्रोसीजर वैसा ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, वो आती है सैंडविच टेस्टिंग। तो सैंडविच टेस्टिंग क्या है, ये बेसिकली कम्बिनेशन है दोनों जो भी हमने अप्रोचेज देखी थी, टॉप डाउन इंटीग्रेशन का और बॉटम अप इंटीग्रेशन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप सिस्टम देखें, ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें 3 लेयर्स हैं इसकी, और इनमें जो हैं वो टोटल 7 आपके पास मॉड्यूल्स आ रहे हैं। तो
अब इसकी सैंडविच टेस्टिंग जो परफॉर्म करनी है, हमने अगर सैंडविच टेस्टिंग से पहले देखें, जब हमने टॉप डाउन इंटीग्रेशन की थी उसमें क्या करते थे, टॉप से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते थे और बॉटम पे आ जाते थे। बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्या किया था, बॉटम से स्टार्ट करते थे और टॉप वाली लेयर पे पहुंच जाते थे, तो डायरेक्शन बस डिफरेंट थी। तो टॉप डाउन में सिर्फ टॉप से चलेगी, एंड पे पहुंच जाएगी, ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी एंड वाली लेयर पे आके। अगर बॉटम अप इंटीग्रेशन करते हैं तो बॉटम से शुरू करेंगे और टॉप वाली लेयर पे आके एंड हो जाएगी। तो सैंडविच टेस्टिंग क्या करती है, ये एक सेंटर लेयर सेलेक्ट करती है। सबसे पहले आपका आर्किटेक्चर है, इसमें सबसे पहले वो क्या करेगी, सेंटर लेयर ये सिलेक्ट कर ली उसने, सेंटर लेयर जो सेंटर में बन रही है। और इसके बाद फिर क्या करेगा, वो टॉप से टॉप डाउन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा, बॉटम से बॉटम अप इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन शुरू हो जाएंगी, टॉप से टॉप डाउन, बॉटम से बॉटम अप इंटीग्रेशन, और वो चलती चलती सेंटर लेयर के ऊपर आके मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सैंडविच टेस्टिंग कम्बिनेशन है टॉप डाउन और बॉटम अप इंटीग्रेशन का। इसमें दोनों एट अ टाइम चलेंगी, टॉप से टॉप डाउन इंटीग्रेशन चला देंगे और बॉटम से बॉटम अप इंटीग्रेशन चला देंगे। तो इंटीग्रेशन होगी परफॉर्म किस तरह से, इसमें आगे जाके अपनी जो स्लाइड है उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो सबसे पहले हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए मॉड्यूल है, इसको सबसे पहले जब ये बना है इसकी सेपरेट टेस्टिंग की, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा, बी सेपरेट टेस्ट करेंगे, सी सेपरेट टेस्ट करेंगे, डी सेपरेट टेस्ट करेंगे, और फिर ये ए के साथ कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये कंबाइन हो रहे हैं। तो ए सेपरेट टेस्ट किया, ये चारों सेपरेट टेस्ट किया और इनको आपस में कंबाइन कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ए को सेपरेट टेस्ट किया, ये आपके पास आर्किटेक्चर आ रहा था, तो ए को सेपरेट टेस्ट किया टॉप लेयर को, और उसको बी सी डी के साथ कंबाइन कर दिया, बी सी डी को सेपरेट टेस्ट करने के बाद। तो ये ए बी सी डी आपके पास एक कंपोनेंट बन गया। ये थी टॉप डाउन इंटीग्रेशन आपकी शुरू हुई। इसी तरह से बॉटम अप इंटीग्रेशन शुरू करनी है। तो बॉटम में क्या है, ई और एफ हैं, ये बी के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ई बनेगा सेपरेटली, उसको कंबाइन टेस्ट करेंगे, एफ बनेगा सेपरेटली, उसको टेस्ट करेंगे, उसको बी के साथ कंबाइन कर देंगे और फिर इनकी टेस्टिंग होगी, बी ई एफ की। इसी तरह से जी बनेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, डी बनेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, और जी और डी कंबाइन हो जाएंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे ई और एफ, इनकी टेस्टिंग की, टेस्ट ई टेस्ट एफ कंबाइन कर दें बी के साथ, बी ई एफ, और इनको फिर टेस्ट करें बी ई एफ को। इसी तरह से जी की टेस्टिंग करें, कंबाइन करें डी के साथ, डी जी बन जाएगा, उसकी टेस्टिंग करें, ये डी जी बन गया, इसकी टेस्टिंग, ये बी ई एफ बन गया, उसकी टेस्टिंग, ये ए बी सी डी बना था, इसकी टेस्टिंग। तो बॉटम से आप टॉप पे आ गए, टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं, ये सेंटर लेयर पे पहुंचे। तो सेंटर लेयर पे पहुंचे तो बी ई एफ बन गया था, डी जी और ए बी सी डी, इन सबको कंबाइन कर देंगे, आपका ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। ये ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम की आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और साथ में टेस्टिंग भी इसकी सैंडविच टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो टॉप से आपने क्या किया, इसमें टॉप डाउन इंटीग्रेशन चला दी थी, बॉटम से बॉटम अप इंटीग्रेशन चलाई, और वो इस लेयर के ऊपर आके मर्ज हो गई जो कि सेंटर लेयर थी, टारगेट लेयर थी आपकी। तो ये आपका कंसेप्ट है सैंडविच टेस्टिंग का। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही तरह से नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ होनी चाहिए थी कि हाउ डू यू सिलेक्ट द टारगेट लेयर इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ लेयर्स इन द आर्किटेक्चर। अगर आपका जो आर्किटेक्चर है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं वो इवन है, तो फिर सेंटर लेयर कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन है अब आपका, जो कि असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। असाइनमेंट में एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, जैसे भी यहाँ पे हमने देखा था, ये जो एग्जांपल थी इसमें टोटल जो है वो आपकी 3 लेयर्स हैं, तो 3 है, इसका मतलब है कि सेंटर लेयर जो आपकी सेकंड है वो आपकी टारगेट लेयर बन जाएगी। अगर टोटल नंबर ऑफ लेयर्स आपके पास फॉर एग्जांपल 9 है, तो क्या होगा, सेंटर लेयर जो है वो आपकी बन जाएगी 5th वन, 4 उसके ऊपर लेयर्स होंगी और 4 उसके नीचे लेयर्स होंगी। तो 5th लेयर को आप सेलेक्ट कर लेंगे टारगेट लेयर। तो ये तो है आपकी, अगर टोटल नंबर ऑफ लेयर्स ऑड होती हैं तब तो सेंटर लेयर सेलेक्ट करना बड़ा आसान सा काम है। और अगर आपके पास मसला तब आएगा जब टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स जो हैं आर्किटेक्चर के अंदर वो इवन होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स 4 हैं तो सेंटर लेयर कौन सी होगी, 2 तो नहीं हो सकती, क्यों, 2 बनाएंगे तो उसके ऊपर 1 होगी और नीचे फिर आपके पास 2 आ रही होंगी। 3 बनाएंगे तो 3 के साथ भी इसी तरह से उसके ऊपर लेयर आ रही 1 और 2 और नीचे सिर्फ 1 आ रही 4। तो टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स इवन हो तो सेंटर लेयर या टारगेट लेयर कैसे सिलेक्ट करेंगे सैंडविच टेस्टिंग के अंदर, ये आपकी इस लेक्चर की असाइनमेंट है। इसको सोचें समझें और नेट पे देखें, अगर आपको आंसर मिलता है और ख़ुद से भी ज़रा सोचने समझने की कोशिश करें और अपनी वर्डिंग के अंदर उसको एक्सप्लेन करें। ये LMS के ऊपर अपलोड करनी होगी आप लोगों ने, LMS के ऊपर इंशाल्लाह इसकी भी एंट्री आ जाएगी। आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। क्वेश्चन जो हैं जो भी आपके हैं वो आप
कमेंट्स में यूट्यूब के और ईमेल के थ्रू मुझे जो है वो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा। 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन वगैरह भी आंसर करना स्टार्ट कर दूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। अल्लाह हाफ़िज़।